सबसे पहले आप सभी को जिनके आईएएस एकेडमी की तरफ से मेरा नमस्कार। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सभी बच्चों की। तो ये एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं 5 मिनट डिस्कशन करूंगा, देन उसके बाद में हम अपना मेन क्लास के लिए कर लेंगे। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एफसीआरए के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, कि एफसीआरए के ऊपर ये 2000 आई थिंक कब आया, 2015 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसके लिए उसने पूछा था। तो देखिए, जैसे एफसीआरए की सबसे पहले तो आपको समझना है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर करना है तो मैंने बार बार बोला है आपको क्वेश्चन को किस तरह आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझा नहीं तो मतलब फिर आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। बहुत सारी नॉलेज होती है बच्चों के पास में, बहुत सारा लिखते हैं कि ये भी आता है मुझे, ये भी आता है। आयोग का कोई आयोग नहीं चाहता कि आप ये बताओ वो बताओ। आयोग बस इतना चाहता है कि जो आयोग ने पूछा है सिर्फ आप उसका उत्तर दे दें। इससे ज्यादा आयोग कुछ नहीं चाहिए आयोग को। तो उसी पे हम बात करेंगे। चलिए इस उत्तर को एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है कि विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम एफसीआरए 1976 की बात कर रहा है ये। देन इसके अधीन जो एनजीओज हैं, एनजीओ के विदेशी विनियमन के नियंत्रक नियमों के हाल ही में परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, समालोचनात्मक इसका परीक्षण करना है। अभी वॉइस आ रही है मेरी सही? वॉइस क्लियर है? सर इसको थोड़ा शुरू से बता दो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं किया था, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। हाँ सर, ये मेरे ही क्वेश्चन है। हाँ, ये इन्हीं का क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले एफसीआरए के लिए बात कर रहा है कि जिस तरह से आपको क्वेश्चन समझना है, तो क्वेश्चन में जो एफसीआरए के बारे में एनजीओ के विदेशी विनियमन के नियंत्रक नियमों के हाल ही के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण की पूछी है। तो जो इन्होंने लिखा है ये पूरा का पूरा इतने शब्दों की जरूरत नहीं थी। सबसे पहली चीज कि जैसे इन्होंने लिखा कि आपातकाल के दौरान स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में पैसा भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने वाली विदेशी शक्तियों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। मतलब एफसीआरए क्या है? एफसीआरए आपका एक 2010 का अधिनियम है। एफसीआरए 2010 का भी एक अधिनियम है 2010 का। उसमें क्या है कि उसमें भी जो एफसीआरए में क्या है कि जो विदेशी फंडिंग होती है एनजीओस को, जो आपकी फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए सरकार टाइम टू टाइम या सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपने डिसीजन देती रहती है। तो इस क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है? ये एफसीआरए के बारे में आपको केवल एक पैराग्राफ में एफसीआरए के बारे में बताना है, और उसके बाद में जो नियम है कि हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन उस डिमांड वो डिमांड चाह रहा है। तो जैसे 1976 में बना विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशधन अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। तो ये लाइन इन्होंने रद्दीकरण होने और सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए अपात्र बनाता है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का ये पॉइंट जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में 10 के उसमें 2020 में भी इस पे डिसीजन दिया है, एक सेम एफसीआरए के उस पे 2010 वाले पे। तो उसमें जितने भी आपके पब्लिक सर्वेंट हैं उन सबको मना किया गया है। तो ये पॉइंट आपका सही है यहाँ पे। और इस तरह से आपने भूमिका जो बनाई, भूमिका भी सही बनाई। थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान रखिए, फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपको फैक्ट्स पता नहीं है तो उसको मत डालिए क्वेश्चन में। मेन विदेशी चंदा के लिए जिस तरह अधिनियम को रोकने के लिए बात कर रहा है, तो उसके लिए समालोचना करनी है। मतलब आलोचना करते हुए मतलब उसका नेगेटिव पक्ष को भी दिखाना है, और लास्ट में क्या करना है उसका एक निष्कर्ष दे देना है कि जिसका थोड़ा सा झुकाव उसकी आलोचना की तरफ हो। लेकिन आपको
टोटल 100% आपका जो आंसर है वो समालोचना की तरफ नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का आपका उत्तर होना चाहिए कि जहां पे दोनों में संतुलन बना रहे। जिस तरह 2010 में कड़े नियम लाए, इस तरह की आप लाइन से बचिए कि जिस तरह से आपने यहाँ भी 76 लिखा और यहाँ भी स्टार्टिंग में भी, इसको आप ग्राफिक करके बना सकते थे। एक FCRA डालिए और कर दीजिए, उसमें 2-4 पॉइंट दे दीजिए और आपका ये पूरा का पूरा पेज कवर हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शिवानी समझे मैं कि क्या पॉइंट कह रहा हूं अभी? यस सर, इसके यस सर, लिए आ रहा है समझ में। तो इसमें आप एक चीज देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा ये देखिएगा, एक 2020 में भी कुछ संशोधन किए हैं इसमें। ये देखिए पूरा का पूरा FCRA, अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे FCRA इन्होंने 2010 का लिखा, तो सबसे पहले FCRA क्या है हमने वो बता दिया। देन सुप्रीम कोर्ट NGO, इसमें जो मतलब पार्टिसिपेशन है किस किस का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है सबसे पहले कि इस पे संशोधन किया है और धन प्रेषण का काम करता है, जो फंडिंग होती है विदेशों से, मतलब जो फॉरेन फंडिंग है आपकी, क्योंकि उसी का गलत उपयोग हो रहा है। और NGO, क्योंकि अभी जो MHA था आपका, मिनिस्ट्री हेल्थ अफेयर का जो सॉरी होम अफेयर का जो है, उसने जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे उनको लाइसेंस सीज कर दिया। देन ये पारदर्शिता, जवाबदेही था, ये सारी की, क्योंकि मेन आपका सेंटर में क्या होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा को भी बदल रहा है। मेन आपका इस क्वेश्चन में आंतरिक सुरक्षा रहेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है, क्यों क्यों कर रही है, इस फंडिंग को रोक रही है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स, कहीं भी किसी का फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको इस क्वेश्चन में डालना था कि जिस तरह से मतलब एक तरह के ये स्टेटमेंट में उनके दवा बनाम दारू का जो उन्होंने मुद्दा लिया है, कि उसमें इन्होंने बोला कि ये कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन की तरह, अगर मान लो आपको फंडिंग कर रहे हैं और फंडिंग सेम जगह पे सही तरह यूज हो रही है, तो वो दवा की तरह काम करती है। अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती है। उस नेगेटिव इम्पैक्ट से आपका राजनीतिक प्रभावशीलता पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सही तरह काम नहीं कर पाते, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी इस चीज को इम्पैक्ट किया गया है, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस सिद्धांत को माना गया है कि जो विदेशी फंडिंग होती है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। तो इसको संसद आपकी विनियमित कर सकती है कभी भी कानून बना के। ये कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स में तो है नहीं कि आपको विदेशी फंडिंग का अधिकार है या कहीं से आप ले सकते हैं, तो ये समय समय पर संसद इसके लिए कानून बना सकती है। और आपके सुप्रीम कोर्ट भी, तो आपको परीक्षण जब करना है तो इसकी सारी चीजें देखिए, आपको सारे पॉइंट्स तो डालने हैं थोड़ा थोड़ा करके कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसमें क्या था, FCRA होता क्या है, वो क्यों रोकता है। सबसे पहले FCRA होता क्या है वोट करके उस क्वेश्चन में देंगे। फिर क्यों क्यों रोका गया, मतलब विनियमन क्यों किया गया। विनियमन इसलिए किया गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑथेंटिकेशन आप इसमें आंसर डाल सकते थे। देन आपको कि ये इसकी आलोचना करनी है। आलोचना में आपका, क्योंकि आंतरिक आलोचना में ये पॉइंट डालेंगे आप, आंतरिक सुरक्षा पे प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रभावशीलता को धूमिल कर रहा है। ठीक है, और ये धर्म, एक एग्जांपल दे दो कि जैसे NGO परिवर्तन का, धर्म परिवर्तन वाला, ये सारी के सारी चीजें। और जो एक संशोधन, ये आपका 2020 का है, क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर 2015 में आया है तो आपको अभी अगर लिख रहे हैं तो 2020 के परिप्रेक्ष्य में उसका आंसर लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है लिखते समय। तो यहाँ पे क्या क्या है, विदेशी प्रबंधन के हस्तांतरण, मतलब एक आदमी जिसको पैसा मिला है वो दूसरे को नहीं दे सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। देन जो पंजीकरण संस्था है उसके जो डायरेक्टर्स हैं या जो उसके सदस्य हैं, सभी जो फंडिंग ले रहे हैं, वो सारे के सारे आधार कार्ड, उनका मतलब जो ID प्रूफ आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका एक SBI में ब्रांच, SBI की ब्रांच नई दिल्ली में है, वहीं वहां पे आपका एक अकाउंट के थ्रू आप ले सकते हैं, और उस अकाउंट में केवल और केवल FCRA की मनी आएगी, मतलब और कोई धन हस्तांतरण नहीं होना चाहिए।
देन लास्ट में निष्कर्ष में शिवानी ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज ना तो पूर्णतः शाश्वत होती है, ना ही चीज कोई गलत होती है। तो एक लाइन में अगर आप दे देंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा संतुलन में रहेगा। कि जैसे एनजीओ की कार्यशैली पे अगर बात करें तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है ना, कि गवर्नमेंट सभी एनजीओ, भाई अब इस तरह से एनजीओ को प्रतिशोध की भावना में अगर होके बंद करने लगे तो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली को देखते हुए पारदर्शिता होनी चाहिए कि एनजीओ कौन सही काम कर रहे हैं, कौन नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार विफल हो रही है और उसके बेस पे अच्छे एनजीओ भी बंद कर दिए जाएंगे, या विदेशी फंडिंग जो आ रही है वो रुक जाएगी, तो जो योजनाएं जमीनी स्तर पे एनजीओ लागू करता है वहां पे कहीं ना कहीं भारत का विकास पिछड़ जाएगा। ये भी एक तरह की विकास की उसमें, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव सोचना है ना, हमें नेगेटिव मतलब ये नहीं, इसका एक पॉजिटिव एक्शन ये भी हो सकता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि किस तरह से एक क्वेश्चन की कितनी डायमेंशन से हमें लिख सकते हैं। अब अपने मेन अपनी क्लास पे चलते हैं फिर हम। शिवानी समझ में आया आपको? यस सर। क्योंकि ठीक है सर। देखो सबसे पहले ग्राफिक्स का जितना इस्तेमाल करोगे आपके वर्ड्स बच जाएंगे। ठीक है। और 5 पॉइंट दे रहे हो उनको एक्सप्लेन कर दो। जे आपने जो सेकंड पेज पे एक्सप्लेनेशन दी थी ना, वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी। मतलब जैसे पॉइंट लिखे हो तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है, वो सही है। लेकिन आपकी, मेरा मेन टारगेट है कि आपकी पूरी की पूरी मतलब जो यहाँ पे स्टडी है वो टोटल टारगेट के थ्रू ही घूमनी चाहिए, मतलब टारगेट के पास में, टारगेट को लेकर ही। कि ऐसा नहीं है कि आप पूछा कुछ है और बता कुछ रहे हैं, क्योंकि नॉलेज मैटर नहीं करती, आप कितना शार्प उस पर काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। अब अपनी मेन क्लास पे हम चलते हैं। सर इसमें इसमें जो मैंने मतलब फर्स्ट में जो उसकी भूमिका डाली है वो ठीक है? भूमिका बिल्कुल सही डाली है आपने, भूमिका जो लेकिन भूमिका बिल्कुल सही डाली है, और उसको एक ही चीज को डबलिंग नहीं करना। और अगर कोई ऐसा पॉइंट लिखना है ना जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो उसको स्टार्टिंग के मतलब स्टार्टिंग के पैराग्राफ में मत डालो। स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में वही पॉइंट्स आपके मुख्य बिंदु में आने चाहिए जिनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो। क्योंकि टीचर को अगर आपने बिना एक्सप्लेन करे कोई पॉइंट डाला है ना, मेरा मेन मेन टारगेट क्या है आपको बताने का, कि अगर आप कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपका टीचर जो है वो नहीं पढ़ेगा, उसको अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो अगर उसको एक्सप्लेन नहीं, जब तक वो पढ़ता रहेगा आपका आंसर, तब तक आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। जैसे ही टीचर ने पढ़ना बंद कर दिया, आपके नंबर खत्म हो जाएंगे। आज हमारा मेन है जोनल काउंसिल करके, जो क्षेत्रीय परिषद होती है। अभी अपनी मेन क्लास पे आ जाते हैं हम। क्षेत्रीय परिषद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको कहीं भी आपको बुक में पढ़ोगे तो इतना इजी तरीके से आपका समझ में नहीं आएगा। तो आज का हमारा टारगेट है कि हम एक तो क्षेत्रीय परिषद कवर करेंगे, और एक जो अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम है, और जल विवाद क्यों होता है, क्या होता है, उसके कारणों को हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या चीजें क्षेत्रीय परिषद होती क्या है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद जो बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय परिषद आपका सबसे पहले क्या है, ये इसका गठन हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। मतलब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक गठन हुआ। अर्थात ये कहीं, ये आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक विधिक संस्था है। इसको जब गठन किया गया, गठन क्यों किया गया, कि कहीं ना कहीं जिस तरह से योजना आयोग आपका काम कर रहा था, मैंने कल भी बताया कि राज्यों और केंद्र के बीच में कहीं ना कहीं विवाद आ रहे थे। तो उन विवादों को सॉल्यूशन करने के लिए, उन चीजों को देखने के लिए कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद का एक हमारी सरकार और सरकार के मन में था, और माननीय प्रधानमंत्री जी के, कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज हो जो जहाँ पे बैठ के वो बात कर सकें और क्षेत्रीय मुद्दों को बता सकें। क्योंकि जब तक आप क्षेत्रीय मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दों की वो नहीं करेंगे, तब तक आप चीजें सोल्व नहीं कर पाएंगे जो मुख्य बिंदु हैं। फिर इन्होंने 5 क्षेत्रों में इसका विभाजन किया। 5 क्षेत्र मतलब आप देखिए 4 दिशाएं होंगी आपकी, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ, सॉरी, ये ईस्ट इधर आएगी, वेस्ट इधर आएगी, नॉर्थ ऊपर आएगी और साउथ नीचे आएगी। तो ये चार दिशाएं होगी, तो चारों दिशाओं में आपका चार तरह की चार क्षेत्रीय परिषद होगी कि क्षेत्रीय स्तर पे हम चीजों को सोल्व कर पाए, क्षेत्रीय स्तर पर हम योजनाओं को अगर एग्जीक्यूट करना है तो किस तरीके से हम कर पाएंगे। इसी तरह इन्होंने ये आपकी ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, और फिर एक मध्य में ली, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है ना, पूरा भौगोलिक स्तर पे बटा हुआ है, तो एक ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और एक मध्य, और बाद में चल के 1971 में जाके एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। अब ये जो गठन हुआ है इसमें होता कौन कौन है, इसका एक बार गठन का मतलब स्ट्रक्चर, संरचनात्मक आप एक चीज देखिए कि इसमें जो हेड होता है वो होता है आपका जो होम मिनिस्टर होते हैं, मतलब जितनी भी ये क्षेत्रीय परिषद बनी है इन सभी क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष रहेंगे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब आपके होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री आपके होते हैं। अब इसमें सदस्य कौन होंगे, सदस्य होंगे, अगर हम सपोज करो ईस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर पूर्वी परिषद की बात करते हैं तो पूर्वी परिषद में देखिए कौन कौन है। ये आपका गया पूर्वी परिषद में आपका जो मेंबर्स हैं वो आपके ये आपके पूर्वी परिषद की बात हो रही है तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो इन सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स। दूसरा आपका दो मंत्री, मंत्री कौन होंगे, जो उस स्टेट में गवर्नर होगा वो नॉमिनेट करेंगे मंत्रियों को, और जो यूटी, अगर वहां पे कोई यूटी आ रही है तो उसके जो प्रशासक होंगे वो होंगे। देन आपके परामर्श मतलब एडवाइजरी बॉडी में कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी भी तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो उसके लिए आपके नीति आयोग के द्वारा एक सचिव नियुक्त किए जाएंगे, कोई भी वो सेक्रेटरी लेवल के बंदे हो सकते हैं। नेक्स्ट राज्य भी अपने ऑफिशियल यहाँ पे वो करेगा, मतलब कौन कौन हो गया इसमें, एक होम मिनिस्टर हो गए, देन आपके संबंधित राज्य के सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर, देन प्रशासक हो गए, उसके बाद में नीति आयोग के द्वारा एक सचिव हो गया, और जो राज्य है वो भी अपने ऑफिशियल डिटेल करेगा, मतलब जो राज्य है जितने भी, मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये जितने भी हैं सारे के सारे एक एक मतलब अपने अपने हिसाब से ये सारी चीजें करी जाएंगी। देन अगर हम बात करें कि अभी लेटेस्ट में वर्तमान में क्या हुआ, जून से पहले एक WZC मतलब वेस्ट जो पश्चिमी जोनल काउंसिल थी उसकी बैठक हुई थी 25वीं, जिसमें गृह मंत्री ने हिस्सा लिया था, और उसमें आपके कुछ मुद्दों पे बात हुई थी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार के लिए, ये इस तरह के मुद्दे हैं जहां पे हम बात कर सकते हैं। महिला बच्चों के लिए जो यौन शोषण हो रहा है, उनका बच्चों का शोषण होता है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप में बिठा दी जाए, तो इस तरह के मुद्दे ये आपस में बैठ के ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रशासक, अगर कोई यूटी है यहाँ पे, आपके होम मिनिस्टर भी बैठे हैं, मतलब पूरी गवर्नमेंट एक सहकारी संघवाद की भूमिका में आके इन मुद्दों पे बात कर सकती है। देन आपकी सीमा सुरक्षा की बात, बुनियादी ढांचे की, तो ये सारे के सारे जो बातें हुई, जैसे वेस्टर्न की बात कर रहे हो तो गुजरात वहां पे मछुआरों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, तो उनके सत्यापन के लिए, उनकी ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने एक मुद्दा था, तो कि किस तरह से हम, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है उस स्थिति में हम मछुआरों को कैसे सेव कर सकते हैं, या जिस तरह से कोई भी ऐसा इशू आता है तो उन्होंने वहां पे बात की है इस तरह की। देन उसके बाद में अगर इससे ये कार्य क्या करती है, इसके मतलब अगर वर्किंग कल्चर को क्या क्यों ये बनी है, इसका मेन मेन रीजन है कि ये सबसे बड़ी चीज है कि एक जगह से जब सारे के सारे ऑफिशियल बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे रही है कि सारे के सारे, तो इसलिए मेन बिंदु है इसके, मुख्य बिंदु यहाँ पे ये क्षेत्रवाद पे रोकती है, मतलब क्षेत्रवाद जब आपस में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है दो राज्य के चीफ मिनिस्टर्स के बीच में या राज्य के और
केंद्र के बीच में, तो ये आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, आपस में बैठ के बात कर देंगे, मुद्दों को सुलझा लेंगे। इसी तरह भाषा विवाद पर रोक होगी, कोई जैसे आपस में मतलब नॉर्थ के कुछ राज्य हैं, उनके बीच में आपकी कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन हो गया क्योंकि हमने जोनल काउंसिल बना दी, वो सारे के सारे आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। और अगर साउथ के राज्य सारे के सारे अगर साउथ की देखेंगे तो आप आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये सारे के सारे हैं, तो लैंग्वेज का कहीं भी ऐसा इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अगर कोई चीज कहीं मीटिंग में बैठ रहे हैं तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लैंग्वेज के इशू आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि केंद्र राज्यों पे विचार विमर्श, जो केंद्र के ऑफिशियल्स हैं या उनका अनुभव है, वहां पे कहीं ना कहीं विचार विमर्श, अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, वो इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ये, कि जो आपकी जोनल काउंसिल है, यहाँ पे सबसे मुख्य बिंदु है इसका भाषा का विकास कार्यों में सहायक, कि क्योंकि योजनाएं जो सेंटर बनाता है वो ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा के लिए कोई योजना बना दी, वो योजना उस क्षेत्र के लिए भी हो सकती है कि वो दो राज्यों में भी सेम योजना लगे, क्योंकि दो प्राकृतिक स्तर पे तो दोनों का सेम ही है ना, स्थिति जो है, कंडीशन भी सेम है, तो उस हिसाब से ये उस तरह की योजनाओं के लिए मतलब विकास कार्यों में सहायक होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके लिए कि इसके किस आधार पे इसका गठन किया गया, ये क्षेत्रीय विभाजन का इसका एक मेन आधार था कि क्षेत्रीय विभाजन के आधार पे इसीलिए इसको जोन वाइज बांटा गया। देन संस्कृति, भाषा, जैसे मैंने बताया कि भाषा विवाद पे रोक लग जाती है इससे। देन इसका प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से, जैसे तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों पे जो राज्य हैं उनकी समस्याएं एक जैसी होंगी, नॉर्थ इंडिया के जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये जो मतलब राजस्थान सॉरी, जो ये स्टेट है मध्य के उसमें जो आते हैं, जिस तरह से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, ये मध्य मध्य काउंसिल में आएंगे, मतलब मिडिल काउंसिल में, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो 90% तक सेम ही रहेंगी। तो आपस में बैठ के केंद्र सरकार के साथ में होम मिनिस्टर आपके साथ बैठे हैं, तो ये सारे के सारे मुद्दों को सुलझा सकते हैं। आर्थिक विकास के आधार पे, सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था के आधार, मतलब ये सारे बिंदु हैं किसी भी इनको क्षेत्रीय जोन वाइज बांटने का। अगर कहीं क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि कोई जोनल काउंसिल को किस आधार पे बनाया गया, तो आप यहां से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कब निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, ये मैंने बता दिया, ये एक बाद में पूर्वोत्तर काउंसिल बनी थी, इसका मैं ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो में आप देखेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बाद में आराम से समझ सकते हैं कि ये क्यों बनी, ये है क्या और काम क्या करती है। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इतना थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है और इस तरह से आ जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्वोत्तर काउंसिल एक साथ दे दिया कि एक मतलब इनमें से कौन सही नहीं है, तो 5 परिषदें दे दी, 5 क्षेत्रीय परिषदें या 6 क्षेत्रीय परिषदें दे दी सॉरी, और पूर्वोत्तर तो बाद में बनी है। तो ये आपको फैक्ट्स इस टाइप के याद होने चाहिए। एक 2013 का क्वेश्चन है, 2013 में आया, कितने में, हाँ 2013 में, कि इनमें से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख किन निकायों का नहीं है, देखिए ये एक एनडीसी है, ये मैंने कल पढ़ा दिया आपको, योजना आयोग पढ़ा दिया। तो एनडीसी इसका आंसर बच्चे चैट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी कौन सा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है अच्छे से। निम्न में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, 2013 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सर विकास एक परिषद पहला ऑप्शन है, मैं बोल दे रहा हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है योजना आयोग, देन तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय परिषद। सर इसमें तो 1 2 3 तीनों ही आएंगे ना, योजना आयोग का भी नहीं है और तो बताइए कौन सा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी नहीं है और क्षेत्रीय परिषद का भी नहीं है। अमित बताना।
अमित जी बताइए। शिवम कोशिश कीजिए आप। शिवानी का मुझे आंसर मिल गया है। शिवानी का आंसर मतलब डी है। इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं ना? सर, यस सर। शिवम आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी का भी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो संवैधानिक निकाय हो। ठीक है, तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपके आएंगे। आई होप जो मैंने पढ़ाया अभी उसमें कोई किसी को डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों यहां तक कोई डाउट है आपको? सर क्लियर है। चलिए अगला हेडिंग डालिए आप। सबसे है जिसको मुझे कवर कराना ही है आज की क्लास में। देखिए, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो नोट डाउन कीजिएगा इसको, क्योंकि ये नोट डाउन करोगे तो 200 शब्दों में अगर आता है तो आप बना पाएंगे। थोड़ा सा मैं लिखवाऊंगा इसको, फिर इसको समझा दूंगा आपको। स्क्रीन क्लियर है आपको? जी बच्चों सर स्क्रीन क्लियर क्लियर? है। चलिए लिखिए। यस सर। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है। जिसका आधार जनसंख्या का बढ़ता स्वरूप, सीमित संसाधन, तो जिसका असंसा आधार के बाद क्या है? जिसका जिसका आधार आधार के बाद बढ़ती जनसंख्या का बढ़ता स्वरूप, जनसंख्या का बढ़ता स्वरूप, सीमित संसाधन है। वर्तमान में नदी जल विवाद की बारंबारता बढ़ती हुई देखी गई है। भौगोलिक दृष्टि से फुल स्टॉप। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक
विशाल देश है। सर वर्तमान में नदी जल विवाद की बात क्या आएगा? वर्तमान में नदी जल विवाद की बारंबारता बढ़ती देखी गई है। यस सर, इसके आगे बताइए। भौगोलिक दृष्टि से भारत एक विशाल देश है। और यहाँ विशाल नदियां अनेक राज्यों से निकलकर गुजरती हैं। जिसके कारण नदी विवाद जिसके कारण अंतरराज्यीय नदी जल विवाद पैदा होते हैं। फुल स्टॉप। जनसंख्या वृद्धि होते हुए कोमा जल संसाधनों की कमी के कारण, जनसंख्या वृद्धि होते हुए जल संसाधनों की कमी के कारण भारत के लिए नदी जल विवाद गहरा होता जा रहा है। ये पॉइंट्स हैं जो आपके अगर आते हैं डायरेक्ट आप लिख के आ सकते हैं। गहरा होता जा रहा है, फुल स्टॉप। सर्वविदित है भारत एक संसाधन पूर्ण राज्य है, परंतु सर एक सेकंड, नदी जल विवाद गहरा होता जा रहा है, इसके बाद क्या आएगा? सर्वविदित है, जी सर। सर्वविदित है सर्वविदित है कि भारत संसाधन पूर्ण राज्य है। भारत एक संसाधन पूर्ण राज्य है। परंतु उपरोक्त स्थिति में परंतु यहां भी तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। यहां भी राज्यों के बीच में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए। संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि अगर हम देखते हैं, संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि अगर हम देखते हैं तो उन्होंने तत्कालीन स्थिति में संविधान में अनुच्छेद 262 को जगह दी। सर भारत संसाधन पूर्ण राज्य है, इसके बाद क्या बोला था आपने? थोड़ा तेज लिखिए आप।
भारत एक संसाधन पूर्ण राज्य है, परंतु यहाँ राज्यों के बीच भी तनाव की स्थिति उभरती जा रही है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना था, संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि देखते हैं तो पता चलता है कि तत्कालीन स्थिति में भी संविधान में उन्होंने अनुच्छेद 262 को जगह दी। फुल स्टॉप। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद राज्यों के बीच नदी जल विवाद के समाधान के लिए जल विवाद प्राधिकरण बना सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बनाए, अगर ऐसा कुछ पाती है तो बना सकती है। और नदी जल विवाद को न्यायाधिकरण मतलब कोर्ट जाने के न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है। थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा? लिख पा रहे हैं आप सभी? यस सर, सही चल रहा है। जल विवाद को न्यायालय से बाहर कोमा प्राधिकरण के निर्णय से सुलझाया जा सकता है। मतलब ये एक तरह की क्या कर रही है, जो औपचारिक मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि एक औपचारिक डिस्प्यूट, अगर आपका दो बंदों के बीच में लड़ाई होती है वो तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कहीं कोर्ट से बचने के लिए वो अगर मध्यस्थता करा लें किसी से और मध्यस्थता के आधार पे वो बीच में मेल मिलाप करके सुलझा लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वहां पे उनके इश्यू क्लियर हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई जल विवाद प्राधिकरण दो राज्यों के बीच में है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अनुसार वो जाके डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट नहीं जाते तो यहाँ पे मध्यस्थता के लिए एक प्राधिकरण बना दिया जाता है। समझ में आया? या फुल स्टॉप के बाद में न्यायालय केवल तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय देता है। न्यायालय केवल तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय देता है, जबकि नदी जल विवाद जैसे मुद्दों में नैतिकता और आवश्यकता
जैसे बिंदु केंद्र में होते हैं। फुल स्टॉप इसी लाइन के आगे। संसद ने इसी आधार पर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम पारित किया। सर संसद ने इसी के बाद संसद ने इसी आधार पर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया। इसी अधिनियम के अंतर्गत संसद नदी जल विवाद के संबंध में एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। मतलब ये पहले अधिनियम पारित किया गया, फिर इसी के आधार पे प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। अब देखिए प्राधिकरण ऐसा है कि ये केवल एक प्राधिकरण सबके लिए लागू नहीं होगा, ये अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग प्राधिकरण वो हो सकता है। लिख लिया? नेक्स्ट चलें। यस सर। कहाँ तक लिखा था आपने? ये प्राधिकरण का गठन कर सकती है ना? जी सर, यहाँ तक लिखा है। हाँ, फिर इसी के फुल स्टॉप लगा के इसी उसमें लिखना है, जिसके सदस्य मतलब प्राधिकरण के जिसके सदस्य न्यायिक और विशेषज्ञ होंगे, कोमा न्यायिक जो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायिक, कोमा जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब सर उच्चतम न्यायालय, एक बार फिर से बोल दीजिए। जिसके सदस्य न्यायिक और विशेषज्ञ होंगे। मतलब न्यायिक क्षेत्र से होंगे और विशेषज्ञ मतलब जल संबंधित उनके पास विशेषज्ञ आया तो एनवायरमेंट से होंगे या किसी तरह से उस तरह से। जो न्यायिक होंगे, न्यायिक कोमा जो सुप्रीम कोर्ट से अवकाश प्राप्त मतलब सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज होंगे, तथा इनकी संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। सर सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज जिनकी संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। तथा जल विशेषज्ञ जिनकी संख्या अधिकतम 3 हो सकती है। जैसे वाटर विशेषज्ञ एक वो था ना जल पुरुष जो बोलते हैं, कौन नेम वो भूल गया, उसको बताना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से
यदि प्राधिकरण के निर्णय को भारत सरकार स्वीकार करके अधिसूचित कर देती है, स्वीकार के बाद में उसके लिए अधिसूचना जारी कर देती है। अधिसूचना समझते हो? गजट में निकाल देती है। जी सर। अधिसूचना होती है जो गजट में निकाल देती है गवर्नमेंट। अधिसूचित करके स्वीकृत करके अधिसूचित कर देती है। तो प्राधिकरण का निर्णय सभी पक्षों पर लागू होगा। सपोज करो कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है नदी को लेके, कावेरी का, सपोज करो। तो अगर प्राधिकरण इन दोनों के लिए जो प्राधिकरण बनेगा वो स्पेशल होगा, मतलब वो इन दोनों के निर्णय के लिए ही प्राधिकरण का गठन किया जाएगा संसद द्वारा। तो जैसे कावेरी, इसीलिए सतलज, जैसे सतलज विवाद के लिए हरियाणा और राजस्थान के लिए सतलज प्राधिकरण का निर्माण, कावेरी के लिए कावेरी का। इसी तरह से जैसे कावेरी प्राधिकरण बना, तो जो कावेरी का जो प्राधिकरण बनेगा, अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया, किसी चीज पे कोई निर्णय ले लिया इन मेंबर्स ने, तो और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब किसने? गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अधिसूचना जारी कर दी, तो ये फाइनल डिसीजन माना जाएगा। दोनों पक्षों पे लागू हो जाएगा। इसीलिए इन प्राधिकरणों का गठन किया जाता है। अब लिखिए आगे, कहां तक लिखा था? सभी पक्षों पर लागू होगा। यस सर। और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसका एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं आप, कर्नाटक तमिलनाडु जल विवाद जो है, इसका जो प्राधिकरण बना था। आप समझिए हमने किस किस मुद्दे पे एक एक, आप दोबारा से इसको मैं एक बार समझा देता हूं आपको कि देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत एक बहुत ही मतलब संसाधन पूर्ण राज्य है। अगर इंडिया की बात करोगे आप, तो इंडिया के पास सारी चीजें हैं। अगर ऊपर जाओगे तो आपका कश्मीर जैसा एरिया मिलता है, आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका दोनों साइड आपको सी मिल जाता है, जहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है, सबसे मतलब समृद्ध एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखा जाए। फिर आपका यहाँ पे डिजर्ट भी है, सारी चीजें, ये आपका जो दक्षिण का पठार है। तो अगर देखें तो भारत की जो स्थिति है, तो ये सारा का सारा एरिया कितना संसाधनों से परिपूर्ण है। तो अगर ये सारी स्थिति देखें तो भारत में अब नदियां जो आ रही हैं, जैसे हिमालय से जितनी भी नदियां आ रही हैं, सपोज करो, अब नदियां बहती हुई आ रही हैं यहाँ पे। अब नदी के लिए कोई सीमा थोड़ी है कि ये यूपी है, ये बिहार है, ये इस तरह से। तो नदियां जिन जिन स्टेटों से गुजरती हैं, तो उन स्टेटों से गुजरने के टाइम पे इनके बीच में कहीं ना कहीं जल विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि इसका ज्यादा पानी आपने यूज कर लिया, क्योंकि जो ऊपर की ओर रहेगा, जो जिस राज्य में नदी पहले जा रही है, वहां पे इसका ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक सिंचाई के लिए आप, मैं आगे लिखवाऊंगा इसके लिए भी, जैसे सिंचाई एक राज्य सूची का विषय है, ठीक है। आपके जल संसाधनों का प्रयोग, वहां पे बांध बनाया जा सकता है ऊपर के क्षेत्र में, तो उसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसीलिए आपके यूपी उत्तराखंड एरिया में आपके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगे हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे जो ऊपर के राज्य हैं वो लाभ अर्जित कर सकते हैं, और नीचे के राज्यों को अगर ज्यादा पानी छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम। जैसे इंडिया और बांग्लादेश का इशू, इंटरनेशनल इशू भी बहुत बार चला है
कि इंडिया ने वो मांगता रहता है और फिर एक बार पूरा पानी छोड़ दिया तो बांग्लादेश डूब जाएगा अगर पूरा पानी छोड़ दिया इंडिया ने। तो इस तरह से किसी क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा समय तक वो रहती है कि मेरे यहाँ तो गंगा जैसे सपोज करें यूपी में सबसे लंबी, बिहार, बंगाल इस तरह से जाती है ना, उत्तराखंड से होती। तो गंगा की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों पे सब अपने अपने अधिकार लेंगे। अगर यूपी ने उसको सपोज करो डाइवर्ट करके और नीचे को कर देता है उसका, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर कर देता है तो अगले राज्य कहीं ना कहीं विवाद के मुद्दे बना लेंगे ना। तो इतना संसाधन पूर्ण होने के बाद भी यहाँ पे विवाद के मुद्दे उभर के आए। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको कि अगर इस तरह से विवाद पैदा हो गए तो कहाँ पे दो जगह जाएंगे, या तो आपका कोर्ट बनता है एक जगह कोर्ट बनता है, मतलब मिडिल मैन, मध्यस्थता करके, मतलब कोर्ट से बाहर भी अपने मुद्दे सुलझा लो। अब राज्यों के बीच में बात है तो इस तरह से जो क्षेत्रीय काउंसिल बनाई गई जो मैंने आपको पहले बताया, उस जगह पे जाके आप चीजों का सॉल्यूशन कर सकते हैं इजीली, उसमें इजीली फॉर्म में जाके। तो उस तरह से आप विचार विमर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने मुद्दे सुलझा सकते हैं। तो इसी तरह का संसद ने, मतलब उस टाइम देखो संविधान निर्माताओं की सोच कितनी ज्यादा हाई लेवल पे थी। उस टाइम उन्होंने दूरदृष्टि देख ली कि आगे चल के ऐसा हो सकता है कि विवाद आए, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 262 को जगह दी। जो आर्टिकल 262 है, आर्टिकल 262 को जब उन्होंने जगह दी, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि आप एक प्राधिकरण, मतलब एक प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं अगर विवाद होता है तो। जल विवाद होता है राज्यों के बीच में, या 3 राज्य हों या 4 राज्य हों, तो उसी तरह से एक प्राधिकरण का गठन कर देंगे और उस प्राधिकरण का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा कि हम कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया। अगर इसका नहीं मान्य होगा या और विवाद बढ़ता है तो फिर कोर्ट, भाई फिर भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या है। तो मान्य निर्णय होगा कब, जब जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और जो आपकी अधिसूचित कर देती है। ये लिखते रहना तो आपको इजी पड़ेगा इस चीज में समझने में। देन पॉइंट क्या बताया था मैंने शिवानी? देन पॉइंट क्या यस बताया था सर। मैंने? जी सर। देन पॉइंट क्या बताया था मैंने इसके बाद में? लास्ट पॉइंट। नहीं, फोर्थ पॉइंट क्या था? सॉरी सर, मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ। अच्छा, एक ये आपका प्राधिकरण बन गया, प्राधिकरण के बाद में निर्णय हो गया, निर्णय पे मान्यता होगी। हाँ, एक ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि ये आपके जो कोर्ट के क्षेत्राधिकार था, मतलब जुडिशरी, उससे बाहर कर दिया। ये पॉइंट था ना एक, कि जो उनका मतलब एक जुरिडिक्शन होता है किसी कोर्ट का, उस जुरिडिक्शन से इसको बाहर किया गया, इसीलिए ये एक प्राधिकरण बनाया गया और ये प्राधिकरण का निर्णय मान्य होगा कहीं भी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए एक सबसे पहले अधिनियम पारित किया, जो 1956 में एक अधिनियम पारित किया, नदी जल विवाद अधिनियम करके। और उसी के बेस पे, उस अधिनियम के बेस पे ही एक प्राधिकरण का गठन किया गया। संसद एक प्रोसीजर से काम करती है ना, तो उसी जी बेस पे सर। इन्होंने प्राधिकरण का गठन किया। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि अगर कहीं भी एक, इसमें एक और पॉइंट बताया था मैंने कि इसके जो मेंबर्स होंगे कौन होंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है, अधिकतम 8 हो सकते हैं अवकाश प्राप्त जज होंगे। और दूसरा 3 विशेषज्ञ होंगे। यस सर, 3 जल विशेषज्ञ होंगे। 3 जल विशेषज्ञ होंगे। तो ये एक कमेटी बनेगी, मतलब प्राधिकरण का।
अब ये एक अर्ध न्यायिक क्यों बोला जाता है, मैंने एक दिन बताया था, आप बताएंगे मुझे? इसको अर्ध न्यायिक संस्था बोल लेते हैं, क्यों बोलते हैं इसको अर्ध न्यायिक संस्था? सर अर्ध न्यायिक क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा तो न्यायालय की भूमिका है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं। सर ठीक है, मतलब इसका मुझे पता था, अभी मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ लेकिन। चलिए पता करके बताना मुझे कि अर्ध न्यायिक में ठीक और न्यायिक में क्या अंतर रहता है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आपका मतलब इससे पता भी चलेगा चीजों का कि जब आप खुद उसकी देखेंगे ना कि अर्ध न्यायिक होता है क्या है, तो आप समझेंगे, क्योंकि पूरी पॉलिटी में बहुत जगह यूज किया जाएगा ये वर्ड कि परामर्शदात्री संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, तो आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। देन इसका ये जितना भी आपका ये किया गया, इसको अभी तक समझ में आया जितना मैंने आपको समझाया इसका? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, ये टॉपिक जो अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं, परिषद। अभी ये टॉपिक, अभी एक्चुअल में ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक हाँ में सर, बहुत जितना सारे, आपने समझाया उतना आ गया है समझ में। अभी हम जो अभी इसका बचा हुआ है, सबसे पहले इस पे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के आएगा इस पे, इसका मूल्यांकन करा लेगा आपसे, तो इसका हम मूल्यांकन पढ़ेंगे आगे चल के कि इस जो ये बना इसका मूल्यांकन कहाँ तक वो है, और जो एक्चुअल है इसका मतलब संरचनात्मक स्थिति कैसी है और इसकी व्यवहारात्मक स्थिति कैसी है। मतलब बना तो दिया गया है, अगर इसकी व्यवहारिक स्थिति हमें नहीं पता चलेगी तो हम कैसे आंसर लिख पाएंगे, तो हम इसकी व्यवहारिक स्थिति पे चर्चा करेंगे और फिर कुछ लास्ट में सुझाव देंगे, इसकी कमियां और इसके मतलब इन दोनों से मूल्यांकन करेंगे तो इसके पॉजिटिव चीजें पता चल जाएंगी और नेगेटिव चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद में हमें इसकी वर्तमान स्थिति पता चल जाएगी कि व्यवहारिक स्थिति में और वर्तमान में क्या स्थान क्या स्थिति है इसकी, और देन थोड़ा सा सजेशन देंगे कि क्या सजेशन दिए जा सकते हैं। तो हमारा ये बिल ये मतलब टॉपिक कवर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मेंस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और जब आता है तो आदमी सोचता है कि मैं किन शब्दों में लिखूं, तो जितना मैंने आपको लिखवाया वो मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा कहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 200 शब्दों में अब जितना मैंने नोट्स बनवाया है उसमें से आप लिख कर आ जाएंगे, कहीं और से पढ़ने की भी जरूरत नहीं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा फैक्ट्स चाहिएगा आपको, लेकिन फैक्ट्स भी मैंने जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने करा दिया। इसके बाद हमारा एक आपका जीएस पेपर 2 में डायरेक्ट एक सिलेबस का पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, मतलब वो इसी का नेक्स्ट वो रहेगा, वो है आपका स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्ति का हस्तांतरण। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्ति का हस्तांतरण। अब जिस तरह से हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी तक पढ़ा था कि पार्लियामेंट से जो राज्यों को शक्ति, मतलब पार्लियामेंट से जो स्टेट को, मतलब केंद्र सरकार से जो स्टेट को दी जा रही थी। अब पढ़ेंगे हम स्टेट से, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और ये डायरेक्ट मतलब अब हमने जितना पढ़ लिया ना उसके आधार पर हम इसको समझ पाएंगे कि जिस सर तरह से स्थानीय स्तर मतलब ये जो नगर बिल्कुल पालिका, पंचायत, यही सारी पंचायत, चीजें आएंगी ना इसमें। नगर पालिका, पंचायत, इनको शक्ति और वित्त का हस्तांतरण, कि डायरेक्ट मतलब जो मतलब प्रशासनिक शक्ति होगी और वित्त, और तीसरी क्या है विधिक, मतलब लॉ बनाने का। जिस तरह से ऊपर वाले में तो लॉ केवल तीनों है ना, लॉ भी है आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, प्रशासनिक संबंध भी है, और तीसरा मैंने वित्त संबंध भी बताए थे। तो यहाँ पे हम तीनों पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो आपके सिलेबस में पार्ट है वो फाइनेंस की बात करते हैं और इसकी प्रशासनिक शक्ति की, कि कहाँ तक हमने कितना नगर पालिका को या किस स्तर पे हमने इनको अधिकार हस्तांतरित किए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये स्टार्ट होने वाला है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जाऊंगा जो आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच में विधिक संबंध, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा पॉलिटी का कॉन्सेप्चुअल बेस वाला आई थिंक खत्म हो जाएगा।
जिसका आपको मतलब इतना लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, स्लो चलने दो, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें हम अभी 73 अमेंडमेंट पूरा कवर करेंगे, 74 को कवर करेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो आज की क्लास में समझ में आया ना जितना मैंने आपको कवर किया? हाँ सर आया। चलिए तो सर और जैसे वो जो GS3 है ना सर, GS3 में GS3 के जैसे एक तो मतलब बैंकिंग वाला पोर्शन हो गया अधिकतर है, और सर उसके बाद भी मतलब सिलेबस में और भी चीजें हैं ना सर, तो सर आप GS3 में कुछ करवाओगे? सारा सारा 1 बाय 1 करके A to Z पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं 2023 के लिए। और आई होप अगर आप यहाँ करेंगे तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरह से मैं करा रहा हूँ ना, और जितना एफर्ट्स बोल रहा हूँ करने के लिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई होप कि आप मेंस में लिख आएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि सर मेंस में मेन जाके प्रॉब्लम तो लिखना। सर मेन प्रॉब्लम तो पहले प्री है, मेंस भी है, बाकी प्री प्री हो ज्यादा जाएगा, वो लगता है। प्री टेंशन मत लीजिए, प्री हो जाएगा आसानी से। प्री में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। प्री हम 3 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट करेंगे, जब प्री आने वाला होगा ना, मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा प्री कवर हो जाएगा। इतनी डायमेंशन से चीजें करेंगे पूरा करके। ठीक है, चलिए गुड नाइट। तो फिर यस और सर। कोई